गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, इट्स डेफिनेशंस, नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं और इसके महत्व के बारे में। चैप्टर हमारा है कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे कि नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में, और साथ ही साथ नियंत्रण एवं नियोजन में क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की सीमाएं। गुणात्मक प्रमाप निर्धारित करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। नियंत्रण के लिए प्रमापों का निर्धारण आवश्यक है। सभी कार्यों के लिए संख्यात्मक प्रमाप निर्धारित नहीं किए जा सकते और गुणात्मक प्रमाप निर्धारित करना उतना आसान नहीं होता। बाहरी तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। एक संगठन का प्रबंधक संगठन के आंतरिक तत्वों पर तो नियंत्रण स्थापित कर सकता है, परंतु बाह्य तत्वों पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। कर्मचारियों द्वारा विरोध, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। नवीनतम नियंत्रण प्रणाली जब भी किसी संगठन में लागू की जाती है तो वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारी उसका हमेशा ही विरोध करते हैं। वे इसे अपनी आजादी पर अंकुश या बंदिश के रूप में देखते हैं। महंगी प्रक्रिया, कॉस्टली अफेयर। नियंत्रण क्या है? एक महंगी प्रक्रिया है और इस पे बहुत ज़्यादा धन, समय और प्रयास लगते हैं, और छोटे संगठनों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद कई बार साबित नहीं हो पाता। अगर इसकी लागतें ज़्यादा हैं और इसके फायदे कम हैं तो इस तरह की नियंत्रण प्रणाली उस संगठन में लागू नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर वो नियंत्रण प्रणाली लागू करनी चाहिए जिसके फायदे ज़्यादा हो और लागतें कम। तो आइए अब इन सभी लिमिटेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। Control system loses some of its effectiveness when standard cannot be defined in quantitative terms. नियंत्रण प्रणाली अपनी प्रभावपूर्णता को उस समय थोड़ा कुछ खो देती है जब सभी कार्यों के लिए हम संख्यात्मक प्रमाप निर्धारित नहीं कर पाते। नियंत्रण के लिए प्रमापों का निर्धारण आवश्यक है और सभी कार्यों के लिए संख्यात्मक प्रमाप निर्धारित नहीं हो पाते। कुछ कार्यों के लिए फिर हमें गुणात्मक प्रमाप निर्धारित करने पड़ते हैं। संख्यात्मक प्रमाप वे होते हैं या जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स वे होते हैं जिन्हें हम आंकड़ों या फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और गुणात्मक प्रमापों को आंकड़ों में दर्शाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब हम सभी कार्यों के लिए संख्यात्मक प्रमाप निर्धारित नहीं कर पाते। तो इस कारण क्या होता है कि कार्यों या निष्पादन का आंकलन तथा प्रमापों से उनकी तुलना काफी कठिन हो जाती है। दिस मेक्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड अ डिफिकल्ट टास्क। अगर हमने एम्प्लॉय मोराल या जॉब सेटिस्फैक्शन या फिर ह्यूमन बिहेवियर को के लिए प्रमाप निर्धारित करने हैं तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एक संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों के मनोबल के लिए कोई सीधा प्रमाप निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर हमें अप्रत्यक्ष मापदंड, अर्थात एक संगठन में जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं वहाँ उनके मनोबल को मापने के लिए फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ पर कार्य कर रहे कर्मचारियों में डिस्प्यूट रेट या झगड़ों की दर कैसी है, या फिर एब्सेंटिज्म रेट, अनुपस्थिति दर कैसी है, या फिर लेबर टर्नओवर रेट, श्रम परिवर्तन दर कैसी है। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तब भी मोराल अच्छा नहीं रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, या फिर कर्मचारी थोड़े समय के बाद उस संगठन को छोड़ रहे हैं। तो इन तीनों अप्रत्यक्ष मापदंडों के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का मनोबल कैसा है। पर ये एक डिफिकल्ट या कठिन कार्य हो जाता है। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। बाह्य तत्व हैं उन पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। It will not be true to say that a manager, by completing the function of controlling, will be able to establish complete discipline in the organization. यह कहना
पूर्णतः सही नहीं होगा कि एक प्रबंधक नियंत्रण कार्य को पूरा करने के पश्चात एक संगठन में पूर्णतः कंट्रोल या नियंत्रण लागू कर पाता है। एक प्रबंधक संगठन के आंतरिक तत्वों पर तो नियंत्रण पा सकता है, परंतु बाह्य तत्वों पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। Generally, an enterprise cannot control external factors such as government policy, technological changes, competition, etc. और यही कारण है कि संगठन में कभी भी पूर्ण नियंत्रण की स्थिति नहीं हो सकती। Therefore, a situation of absolute discipline cannot be established. Resistance from employees, कर्मचारियों द्वारा विरोध. The business environment undergoes a constant change. व्यावसायिक वातावरण में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग हैव टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फेस दिस चेंज, और इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए नवीनतम नियंत्रण प्रणाली लागू करने की आवश्यकता रहती है। कंट्रोल इज ऑफन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉय, और जब भी नवीनतम नियंत्रण प्रणाली किसी संगठन में लागू की जाती है तो कर्मचारी हमेशा ही उसका विरोध करते हैं। दे सी इट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम, और वे इसे अपनी आज़ादी पर एक रिस्ट्रिक्शन के रूप में देखते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे वे काम कर रहे हैं वैसे उन्हें काम करने दिया जाए और कोई भी ज़्यादा उनके कार्य के ऊपर निगरानी ना रखी जाए। उदाहरण के लिए, एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर अ स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगर सीसीटीवी की निगरानी में उन्हें काम करने के लिए कहा जाए तो वे उसका विरोध करेंगे, या फिर उनके आने जाने के समय को मॉनिटर करने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए अगर बायोमेट्रिक मशीन को लगाया जाए संगठन में, तब भी कर्मचारियों के द्वारा उसका विरोध किया ही जाता है। कॉस्टली अफेयर, महंगी प्रक्रिया. कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट. नियंत्रण क्या है? एक महंगा कार्य है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा, समय और प्रयासों की आवश्यकता रहती है. A small enterprise cannot afford to install an expensive control system. It cannot justify the expenses involved. एक छोटे संगठन में महंगी नियंत्रण प्रणाली को लागू ना किया जा सकता है, ना ही वहां पर जो ये खर्चे आएंगे नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए छोटे संगठन के लिए, वो ना ही न्याय संगत रहते हैं. Manager must ensure that the cost of installing and operating a control system should not exceed the benefit derived from it. एक संगठन के प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण प्रणाली को लागू करने और उसके संचालन में जो भी लागत आए, वह लागतें उससे मिलने वाले फायदों से हमेशा ही कम हो, यानी कि फायदे नियंत्रण प्रणाली के ज़्यादा हों और उसकी लागतें कम हो, तब तो वो नियंत्रण प्रणाली उस संगठन के लिए फायदेमंद होगी, अन्यथा उसका फिर कोई वहां पर फायदा नहीं है. नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. ये प्रबंध के जुड़वा के रूप में जाने जाते हैं. प्लानिंग सेट्स द गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग एंश्योर्स देयर अकम्प्लिशमेंट. नियोजन में संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि उन उद्देश्यों को हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएं. प्लानिंग डिसाइड्स द कंट्रोल प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर प्लानिंग. अब नियोजन क्या करता है? नियंत्रण प्रक्रिया को निर्धारित करता है, यानी कि प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, और कंट्रोलिंग क्या करती है? प्रोवाइड करती है साउंड बेसिस फॉर प्लानिंग. नियंत्रण अगले वर्ष के नियोजन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, और नियंत्रण द्वारा प्रस्तुत आधार या उसके द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर ही अगले वर्ष के लिए फिर नियोजन किया जाता है. नियोजन एवं नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे पर काफ़ी इंटरडिपेंडेंट है, और इसको समझने के लिए ये भी कहा जाता है कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है. नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है, संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आउटलाइन भी तैयार कर दी जाती है. परंतु
यदि एक संगठन में प्रभावी नियंत्रण प्रणाली ना हो तो नियोजन में जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं हम उन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्मचारी अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। जितने भी हमारे संसाधन रहेंगे उनका हम अधिकतम उपयोग संभव नहीं करवा पाएंगे और इस कारण से जो हमारे उद्देश्य हम उन्हें प्राप्त ना कर पाए। तो ये कहा जाता है कि नियंत्रण के अभाव में प्लानिंग क्या है, मीनिंगलेस है। कंट्रोलिंग इज विदाउट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि दोनों ही का होना आवश्यक है। अगर नियोजन है और नियंत्रण नहीं तब भी उसका कोई फायदा नहीं, और नियंत्रण है परंतु नियोजन हमने किया ही नहीं है तो उसे भी हम वहां पर भी फिर क्या है, कंट्रोलिंग को ब्लाइंड कहा गया है। नियंत्रण नियोजन में क्या किया जाता है, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। क्या काम किसके द्वारा किया जाएगा वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया जाएगा। इस कार्यों के लिए क्या मापदंड रहेंगे, यानी कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या प्रमाप रहेंगे वो नियोजन में हम निर्धारित कर देते हैं। अगर हमारे पास पहले से प्रमाप निर्धारित नहीं है तो नियंत्रण संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियंत्रण के लिए प्रमापों का निर्धारण आवश्यक है। बिना स्टैंडर्ड के नियंत्रण करना अंधेरे में तीर चलाने के समान रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब ऐसा नहीं है कि नियोजन और नियंत्रण में कोई भिन्नता नहीं है और वो एक दूसरे पर ही निर्भर है। नियोजन और नियंत्रण में डिफरेंस भी है, वो हम स्टडी करते हैं। नियोजन आगे देखना जबकि नियंत्रण पीछे देखना। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बेस्ट अल्टरनेटिव है उन्हें खोजा जाता है और जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास विकल्प रहता है उसे हम चुनते हैं। सब कुछ भविष्य के लिए किया जाता है तो हम कहते हैं कि नियोजन आगे देखना है। जबकि नियंत्रण में क्या किया जाता है, जब कुछ कार्य पूरे हो जाते हैं तो देखा जाता है कि क्या वे एज पर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उन्हीं के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं या नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक। इसे हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि नियंत्रण आगे देखना और नियोजन पीछे देखना है। अब नियोजन को पीछे देखना क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी भविष्य के लिए नियोजन किया जाता है, ये प्लानिंग की जाती है, तो उसके लिए आधार हमारे पास भूतकाल में या पास में जो भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं उन्हीं के आधार पर हम भविष्य के लिए क्या करते हैं, योजनाएं तैयार करते हैं। यानी कि प्लानिंग में हम पहले जो पास के रिजल्ट्स हैं उन्हें देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो पास में जो भी हमें डिफिकल्टीज आई हैं या फिर जो हम रिजल्ट अचीव कर पाए हैं उसी के आधार पर फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं। नियंत्रण को आगे देखना क्यों कहा जाता है, क्योंकि नियंत्रण भले ही कार्य जब खत्म हो जाते हैं उस समय किया जाता है, परंतु हम पास्ट या भूतकाल में चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी कार्य को अब चेंज नहीं किया जा सकता। जब भी नियंत्रण कार्य किया जाता है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जो हमने एक्चुअल रिजल्ट हमें मिले हैं या वास्तविक जो कार्य हुआ है उसके बीच में कितनी डेविएशन है, और फिर हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन या सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो सुधारात्मक कार्यवाही जब भी की जाती है वो भविष्य के लिए की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भविष्य में दोबारा ये जो भी गलतियां पास्ट में हुई है उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रण आगे देखना और नियोजन पीछे देखना है। नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया का पहला कार्य है तथा नियंत्रण अंतिम। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। अगर हम बात करें मैनेजरियल प्रोसेस में जो फंक्शंस की बात करें तो 5 फंक्शंस एक मैनेजर के द्वारा क्या है किए जाते हैं, प्रबंधक के द्वारा किए जाने वाले कार्य। सबसे पहला प्लानिंग आ जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग सबसे पहले किए जाने वाला कार्य है, और अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की तो प्रबंधकीय प्रक्रिया में नियंत्रण सबसे अंत में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और क्या उनके बीच में निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस है।
और क्या लिमिटेशंस हैं हमारी कंट्रोलिंग के। तो इसी के साथ धन्यवाद।